डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डीप फेस के ऊपर बैन लगा है, या फिर डीप फेस होते क्या है और कैसे पोटेंशियल थ्रेट है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। या फिर मैं बात करूँ कि कैसे कोविड-19 के बावजूद भी हमारी इंडियन इकॉनमी जो है इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, एंड बाय 2027 और मच लेटर इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी हमारे पूरे ग्लोब पे। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में और एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अब जो मेरे फ्रेंड्स नए इस एपिसोड में जुड़ते हैं उनको बता दूँ, या इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं उनको बता दूँ कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। बट करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग जो है ये जैसे आर्टिकल्स है ये डिस्कस करते हैं, इसके साथ साथ हमारा जो फोकस होता है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे होता है। बिकॉज मेरा पर्सनली कहीं ना कहीं ये मानना है कि डजंट मैटर आप कितने भी एकेडमिकली एक्सेल क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल ग्रोथ में। ठीक है डिफरेंस, डजंट मैटर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या इन जनरल अगर आप इंडियन प्रोफेशनल भी कोई वर्क कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी हर जगह ही आपको एक स्टैंड आउट करने में मदद करती है। तो ऐसे में आपके साथ हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूँ जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन योर एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। तो आज का जो कोट है वो है कि एक्सीलेंस इज़ नॉट बीइंग द बेस्ट, इट्स डूइंग योर बेस्ट। अब डिफरेंस होता क्या है कि कोई आप मान लीजिए आपने कोई कंसिस्टेंसी जो है आपने सोचा है कि मैं बना के रखूँगा अपने जीवन के अंदर, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर रोज़ आप उस चीज़ को लेकर एक्सीलेंस की तरफ देखते हैं कि आज हर रोज़ मैं एक्सीलेंस करूँ। अब यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर रोज़ जो है वो जो आपने वर्क उठाना है उसमें आपको एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट ज़रूर दें उसके अंदर। आपको इसको समझाता हूँ एक बेस्ट एग्जाम्पल से। मान लीजिए होता क्या है कि आप आपने कोई टेस्ट सीरीज़ अभी ज्वाइन कर रखी है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, या आप इन रिलेट भी कर सकते हैं इस चीज़ से। मान लीजिए कि आपने कोई एक टेस्ट सीरीज़ लेते कि आप इन जनरल आप कोई कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके वीकली टेस्ट होते होंगे या मंथली टेस्ट होते होंगे। तो होता क्या है कि आपको जैसे कहा जाता होगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप हर बार टेस्ट में नंबर 1 ही आए, लेकिन आप जैसा इस महीने आपने टेस्ट दिया है कोई, तो इसमें अगर मान लीजिए आपके 10 नंबर हैं तो अगली बार जब आप टेस्ट देंगे तो आपकी उसने कहीं उससे ज़्यादा ही आने चाहिए, यानी 10 की जगह 11 या 12 ऐसे आ सकते हैं। तो आप हर बार जो है वो चीटिंग करके या ऐसे कुछ बात करने अपना के आप फर्स्ट आ जाएं, इससे अच्छा यही है कि आप अपना हर बार जो है वो बेस्ट देंगे, तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड टाइम का जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल वो ग्रो करेंगे। तो एक्सीलेंस का, या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ ठाना है कि आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है तो आप लैंग्वेज जब सीखना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हर रोज़ आप जो एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है उसके अंदर एक्सेल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट चीज़ें ये हो सकती है कि मान लीजिए अगर आपने आज अगर उस लैंग्वेज सीखने में 2 गलतियाँ करी है या फिर 5 गलतियाँ करी है, तो कल या उसके 1 हफ्ते बाद में आप कोशिश करेंगे वो जो टेस्ट हुआ है उसके अंदर आप 5 गलतियाँ ना करके 4 गलतियाँ, उससे कम गलतियाँ करें। तो ऐसे में धीरे धीरे जब आप बेस्ट देंगे ना दोस्तों, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप एक्सेल करने लग जाएंगे चीज़ में। और एक्सेल सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, कंसिस्टेंटली आप उस चीज़ में एक्सेल करेंगे तो ये अपना बेस्ट देंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सीलेंट की तरह नज़रिए से ना देखें कि मुझे हर बार एक्सीलेंट ही बनना है। नो, आपको हर बार अपनी तरफ से जो बेस्ट होता है वो पॉसिबल वे में पुट ऑन करना है या पुट ऑफ करना है चीज़ों के अंदर, ताकि आपको रिजल्ट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी पिक्चर की तरफ देखें तो एक बेटर रिजल्ट आपको देखने के मिले, ना कि शॉर्ट टर्म की तरफ। तो ये तो आज का कोट। आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे आपको इससे हर रोज़ एक्सीलेंस की तरफ नहीं देखना है, आपको देखना है कि कैसे आप अपना बेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। नाउ आज का जो सवाल है आप सभी के लिए, सबको पता है मैं आप करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे लोगों से हर रोज़ एक नया सवाल पूछता हूँ। तो आज का जो सवाल है कि एज पर WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेज इन द वर्ल्ड इन 2022। अभी WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर किसी एक कंट्री का नाम बताया गया जिसके अंदर टीबी के केसेस जो हैं वो लगभग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको मुझे उस कंट्री का नाम बताना है। अगर आप इस चीज़ से वेल अवेयर हैं तो वेल एंड गुड, आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पुट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, आप इस बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में तो पता चलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये जो आंसर है इसके बारे में पता लग जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं तो यू विल ओपन ए विंडो फॉर लॉट ऑफ थिंग्स।
तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सभी जो हैं, अगर आपको पता भी है तो थोड़ी और रिसर्च और कर लीजिए, यू विल गेट मोर अवेयर ऑफ इट। देन उसके बाद अपना आंसर जो है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्टिक ज़रूर कीजिए। तो सर कि मैं आपसे रोज़ कहता हूँ, अगर आप आंसर अपना ठीक राइट डाउन करते हैं या फिर कहीं भी लिखते हैं तो यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो अपना आंसर जो है ऊपर ज़रूर कमेंट बॉक्स में स्टिक कीजिएगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल्स। आज है 10 नवंबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द इंडियन न्यूज़पेपर, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट इशूड अ डायरेक्टिव ऑन डीप फेक्स। अभी आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स की डीप फेक्स की जो वीडियो है, अब डीप फेक्स होता क्या है अब मैं बता दूं आप लोगों को। ऐसी टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का, कुछ ऐसे प्रोग्राम का यूज़ करके क्या होता है कि अलग अलग एंगल जो होते हैं किसी भी सेलिब्रिटी है, आम इंसान की भी अगर कोई फ़ोटोज़ हैं तो उनके अलग अलग एंगल से क्या होता है कि सेम टू सेम एक अलग ही सेम पोर्ट्रेट बना दिया जाता है या फिर वीडियो क्रिएट कर दिया जाता है। इससे समझ पाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट कर पाए। तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है ऑन 8 नवंबर द गवर्नमेंट डायरेक्टेड सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज टू रिमूव डीप फेक्स वीडियोज विद इन 24 आवर्स ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट एज मैंडेटेड बाय द IT रूल्स 2021। अब ये जो नया एक रूल था यानी IT रूल्स था 2021 के अंदर, इसके कुछ ब्रीच होने की जो कंप्लेंट है वो सामने आई है। अभी IT रूल को जो ब्रेक किया है उसी के कारण ये जो कंप्लेंट आई है, इसके कारण भारतीय सरकार ने ये सोशल मीडिया के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं इन सभी को एक वार्निंग जारी की है, जिसमें कहा गया है कि विद इन 24 आवर्स जितनी भी डीप फेक्स की वीडियो हैं उन सभी को रिमूव किया जाए। अब डीप फेक की डेफिनेशन दोस्तों मैंने आपको बताया कि इमर्जिंग सिंस 2017 इन्वॉल्विंग क्रिएट मैनिपुलेटेड वीडियोस, ऑडियोज और इमेजेस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली डीप लर्निंग। They gained notoriety when celebrities' faces were imposed on bodies and explicit videos। अभी ये जो खुलासा है ना दोस्तों, ये सब तब सामने आया जब कुछ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो हैं उनका डीप फेक बना के किसी ऐसे एक्सप्लिसिट वीडियोज़ जो होते हैं उन सभी के अंदर पेस्ट कर दिया गया था। तो डीप फेक जैसा कि बताया मैंने कि वीडियोज़ या ऑडियोज़ क्रिएट करना किसी भी फेमस पर्सनैलिटी या फिर किसी की भी एक आर्टिफिशियल तरीके से कॉपी कर लेना आइडेंटिटी, उन सभी को हम डीप फेक्स बोलते हैं। आप लोगों का भी सुना भी होगा, काफ़ी कॉमन मीम्स भी वगैरह बनते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, तो उनकी जो आवाज़ है उनकी कई ज़्यादा डीप फेक्स बनाए जाते हैं, अलग अलग सॉन्ग्स जो हैं उनकी आवाज़ के अंदर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है डीप फेक का। इसके बारे में बात करूँ दोस्तों तो अगला जो पॉइंट है कि इंसिडेंट प्रमोटिंग एक्शंस, द गवर्नमेंट मूव फॉलो द सरफेसिंग ऑफ डीप फेक्स वीडियोज इन्वॉल्विंग एक्टर्स रश्मिका मंदाना एंड कैटरीना कैफ। अभी ये जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं इनकी जो काफ़ी ज़्यादा डीप फेक्स की जो एक वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुई थी। इसी तरह सरकार एक्शन में आई है और हाईलाइटिंग द नीड टू एड्रेस द स्प्रेड ऑफ सच कंटेंट। अभी ये जो कंटेंट बन के और डीप फेक्स बनाए हैं रश्मिका मंदाना के या फिर ये दूसरे एक्ट्रेस हैं, इनके डीप फेक्स काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। इस वजह से सरकार का जो एक अटेंशन है वो इस तरफ गया है ताकि जो जितने भी आर्टिफिशियल बेस्ड ये डीप फेक्स की वीडियो हैं इन सभी को मार्केट से या फिर सोशल मीडिया से जो है हटाया जाए। अब डीप टेक्नोलॉजी NEI की बात करूँ दोस्तों तो डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली द जनरेटिव एडवर्टाइजल नेटवर्क GAN टेक्निक। अभी डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो AI तो ही आपको होता है इंटेलिजेंस जो है, लेकिन इसके साथ साथ में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है GAN टेक्निक की। इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग सेमी स्किल्ड वर्स टू प्रोड्यूस फेक कंटेंट बाय मॉर्फिंग ऑडियो विजुअल क्लिप्स एंड इमेजेस। अभी आपको पता होगा ये फ्रेंड्स कि अगर किसी को भी AI जैसी जो चीज़ है आपने सुना भी हो कई बार, हम भी इस जो सीरीज इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे AI जो है वो कैसे पोटेंशियल थ्रेट है टू द यंगस्टर्स या इन जनरल भी लाइफ में। और आपने काफ़ी डिबेट भी सुनोगे इस बारे में कि कैसे AI जो है वो आने वाले समय के अंदर जॉब्स को रिप्लेस कर देंगी, ह्यूमंस के जो है उनको रिप्लेस कर देगी जॉब्स के अंदर। तो ऐसे में जो सेमी स्किल्ड जो लोग हैं या इनको ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं है एट द डीप लेवल इंटरनेट की या फिर इन सभी टेक्नोलॉजीज़ की, तो वो भी क्या करते हैं कि सिंपली जस्ट उन्होंने किसी की एक पर्सनैलिटी का फेस उठाया, देन दे पुट ऑन दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद में एक ऑटोमेटिकली जो डीप फेक का जो फेस है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, दे जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये जो डीप फेक की टेक्नोलॉजी है या फिर इसको बनाना जो है वो काफ़ी आसान हो गया है उन लोगों के लिए भी जिनको इन टेक्नोलॉजी की इतनी खासा कुछ समझ नहीं है। तो डीप फेक का यूसेज जो है वो साइबर सिक्योरिटी को एक एक्सपर्ट नोट है 30% इंक्रीज़ किया गया है इस डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है
इसको लगभग 230% से ज़्यादा जो इसका इंक्रीज हमें देखने को मिला है। यूसेज बाय साइबर क्राइम्स एंड स्कैमर्स, अब स्कैमर्स और साइबर क्राइम्स जो हैं वो इसके कारण काफ़ी बढ़ गए हैं। द प्रेडिक्शन दैट डीप फेक टेक्नोलॉजी माइट रिप्लेस फिशिंग इन द नियर फ्यूचर। फिशिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक आपने टर्म सुनी होगी कि कई बार किसी को किडनैप करके एंड देन उसके बाद उनके घर वालों से या किसी भी रिश्ते नोन से आप जो किडनैपर्स होते हैं वो पैसे मांगते हैं। तो ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये इस डीप फेक के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, अब वो नॉर्मली अपना काम से ऑफिस गया है, बट उसका जो डेली रूटीन है वो कंप्लीट कर रहा है, बट उसमें होगा क्या है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि उसी की सेम जैसी बॉडी या फिर सेम उसका वो ऑडियो या फिर सेम वीडियो जो है वो क्रिएट करके देन एक पोटेंशियल थ्रेट जो है वो उनके घर वालों को भेज सकते हैं। तो ऐसे में ये जो एक्चुअल में वो इंसान किडनैप नहीं हुआ है, बट ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी से सेम टू सेम जो है ना एक क्रिएट कर दिया जाता है, ऑडियो या फिर वीडियो या फोटो जो है वो क्रिएट कर दी जाती है। तो ऐसे में ये जो एक क्राइम है वो दिन ब दिन या फिर मैं कहूँ एक हायर रेट से हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। हाउ डीप टेक्नोलॉजी वर्क्स, आवर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड लर्न subjects movement and facial expressions from source material, creating realistic fake videos. Unsupervised learning makes it challenging for other software to detect the forgery. अभी होता क्या है दोस्तों कि ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है ना, ये वर्क कैसे करती है कि आप अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग जो हैं या फिर सेलिब्रिटीज जो हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो पोस्ट करते रहते हैं, चाहे वो वीडियोज़ हो, फोटोज़ हो या ऐसी कुछ चीज़ें जो। तो ऐसे में होता क्या है कि जिनको जो साइबर अटैकर्स होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने क्योंकि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, तो वो वहाँ से उनकी जो वीडियो है उसको पिक करते हैं। दैन उसके बाद में उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको नोटिस किया या फिर उनके जो मूवमेंट है उनको सभी को एक साथ मिक्स करके या फिर उन सभी को एक साथ AI के अंदर इन्वॉल्व करके दैन उसके बाद में एक ऐसी वीडियो क्रिएट कर दी जाती है जिसके कारण आप या फिर मैं बात करूँ जो टेक्नोलॉजी है वो तक भी पता नहीं लगा सकती कि वीडियो असली है या नकली। तो दैट इस लेवल पे डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। अभी AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर जो यूज़ करती है ये डीप फेक टेक्नोलॉजी, और इसी कारण जो कुछ मूवमेंट्स हैं या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको एज इट इज़ कॉपी करके एक परफेक्ट चेहरा या फिर मैं कहूँ कि एक परफेक्ट डीप फेक जो है वो बना दिया जाता है, जिससे एकदम रिकॉग्नाइज कर पाना कि रियल कौन सा है फेक कौन सा है बिल्कुल एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसी कुछ ऐसी ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी खतरनाक है साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर। तो अब इंडिया के जो IT रूल्स हैं उनके अंदर बताया गया कि कैसे ये जो सभी क्राइम्स हैं ये पनिशेबल हैं। The IT rules in India mandate that content reported as a fake or produced using deepfake technology should be taken down by immediately within 36 hours. अभी IT रूल जो है 2021 के अकॉर्डिंग जितने भी डीप फेक के टेक्नोलॉजी से यूज़ किए गए जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं या इमेजेस बनाए गए हैं इनको टेक डाउन करना पड़ेगा विद इन 36 आवर्स। ये एक वार्निंग जारी करी इंडियन गवर्नमेंट ने टू ऑल द सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स इन सभी को। लीगल इम्प्लीकेशंस इन बात करूँ दोस्तों तो impersonation online is deemed illegal under section 366D of IT Act and 2000। अभी किसी की भी अगर आप एक फ़ोटोशॉप भी होता था, लेकिन फ़ोटोशॉप वो काफ़ी स्किल्ड लोगों का काम है, वहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए अगर आपको वो चीज़ करनी है तो। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना डीप फेक, इसमें ऐसा हमको पता है कि कोई खासा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं चाहिए इसके अंदर। तो अंडर 66 जो सेक्शन है IT एक्ट का उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंप्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं या फेक चीज़ें क्रिएट की जाती हैं उन सभी को करना बैन है। The IT rules don't prohibit hosting content impersonating another person, require promote taking down of artificially morphed images, या फिर ऐसे कोई साइट्स जो हैं इनका प्रमोट करती है या फिर इनको होस्ट करती हैं तो उनको भी एक बैन करने की बात बताई गई है इस IT एक्ट 2000 के अंदर। पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डीफेक, सबको पता ही है कि इंसिस्टिंग पॉलिटिकल वायलेंस क्रिएट करना, डिसरप्टिंग इलेक्शंस को, या फिर बात करें हार्मिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेटिंग ब्लैकमेल। अभी इसके कुछ थ्रेट्स भी हैं, मिसयूज भी हो सकते हैं ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि सेम टू सेम चीज़ें जो हैं या फिर सेम टू सेम वीडियोज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं आप, या जो मशीन है या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो भी इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकती है। तो एज ए ह्यूमन्स वी आर ऑल्सो अनेबल टू डिटेक्ट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ फेक।
तो ऐसे में ये कुछ इसके पोटेंशियल मिसयूज़ हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल वायलेंस भड़काना या फिर डिस्टर्बिंग इलेक्शन जो हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आवाज़ की डीप फेक की वीडियोस जो है वो काफ़ी वायरल है इस समय में। तो ऐसे में ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक चिंताजनक बात है। यहाँ पे सरकार को जल्द से जल्द एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि ये जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं इनसे बचा जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैकमेल जो है वो किया जा सकता है, एंड मिसयूज़ जो है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जा सकती है। किसी भी बॉलीवुड का जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस, उनका चेहरा बनाकर या पॉलिटिशियन का जो चेहरा है वो बनाकर एक मिस इन्फॉर्मेशन ऑल द नाइट जो है वो ओवर द नाइट कहीं भी स्प्रेड की जा सकती है। अब इंडिया ने तो ऑलरेडी एक्शंस ले चुके हैं, बट ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है इसका? अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क फैक्ट चेकर्स को क्रिएट किया है टू एनालाइज कंटेंट क्रिएशन सोर्सेज, और साथ ही में यूएस जो है उन्होंने बाइपेरेशन डीपफेक टास्क फोर्स जो है उसको एक तैयार किया है ताकि जो काउंटर कर सके डीफेक टेक्नोलॉजी को। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि कैसे इंडिया के साथ साथ यूरोपियन यूनियन है या फिर अमेरिका जो है वो भी इस डीफेक टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी कंसर्न है, और ऑलरेडी कई सारे जो मेन स्टेप्स है या फिर एक स्टेप फॉरवर्ड है वो दोनों ही ऑल ओवर द वर्ल्ड लिए जा चुके हैं ताकि इस डीपफेक टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वायलेंस भड़काना या फिर मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना या फिर इलेक्शंस के अंदर अभी इलेक्शंस का माहौल है हमारे देश के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इरप्शंस डिस्ट्रक्शन बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सभी चीज़ों को एक साथ अलाइन किया जाए, एंड जितनी भी डीपफेक की जो जितनी वीडियोस हैं या जितने भी कंटेंट है इसको जल्द से जल्द टेक डाउन किया जाए फ्रॉम द इंटरनेट। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल, एक्नॉलेज इंडियाज इकोनॉमिक सक्सेस टू। अभी हम बात करते हैं कि कैसे जो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिस्पाइट कि कोविड-19 रहा या इतने चैलेंजेस रहे, इसके बाद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ शोकेस्ड इंप्रेसिव ग्रोथ पोस्ट कोविड-19, रिकॉर्डिंग ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 7.2% इन फिजिकल ईयर 2023। अब ईयर ओवर ईयर जो ग्रोथ होती है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इस साल का यानी किसी भी देश का अगर मान लीजिए कि 2023 चल रहा है तो इस साल के अंदर कितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2023, तो इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है लगभग 7.2% इन दिस ईयर। द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमिक्स, द IMF प्रोजेक्ट्स इंडियाज ईयर ओवर ईयर ग्रोथ एट 6.3 इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अगेन फास्टेस्ट अमंग मेजर कंट्रीज। अभी इस साल का जो ग्रोथ रहा है वो 7.2% रहा है, और IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका कहना है कि लगभग 6.3% की रेट से अगले साल हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। साइज एंड रैंकिंग एट इंडियन इकोनॉमी, अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक ये जो टर्म यूज़ है ये मेजर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एज अ 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो इसके कारण हमारी ग्रोथ इतनी है, दैट इज़ नॉट द केस, बल्कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है या फिर बात करें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके लेवल पे बात की गई है, और इसके अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, एंड 2027 तक जो है हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन दिस वर्ल्ड। डोमेस्टिक डिमांड है, इस टन की बात करूँ तो टैगलाइन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इंडिकेट्स रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड क्रूशियल फॉर एन इकोनॉमी ऑफ इंडियन साइज स्पेशली वन एक्सटेंडेड डिमांड ग्रोथ इन अनसर्टेन। अभी हुआ क्या है दोस्तों कि जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो ये मेजर वर्ड यूज़ किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, तो इस मेजर वर्ड का यही मतलब है कि हम जो एज अ बात करते हैं कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री तो इसलिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, तो इसके कारण हमारी साइज़ नहीं है बल्कि हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ है या फिर मैं बात करूँ कि कैसे बढ़ता हुआ डिमांड है, इन सब के कारण हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। क्रूशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडियन साइज स्पेशली वन एक्सटर्नल डिमांड ग्रोथ इज अनसर्टेन। अब ये एक्सटर्नल जो ग्रोथ है या एक्सटर्नल डिमांड है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। अभी आपको बताया कि कई जगह वॉर चल रही है, चाहे हमास इसराइल की वॉर हो, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, तो ऐसे में जो एक्सटर्नल जो डिमांड है वो तो काफ़ी फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होती रहती है, बट स्टिल जो इंडियंस की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। और अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देना है तो दिस इज़ द फेस्टिवल सीज़न, ये फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप बाज़ार में जाएँ, एंड देन आप जब बाज़ार निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आप सुनते होंगे कि महंगाई बढ़ गई है एंड जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं है। आप जाके देखिए, यू विल सरप्राइज टू सी कि कितना ज़्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व है इन मार्केटिंग शॉपिंग के अंदर, या आप जाइए किसी भी गाड़ी के शोरूम में तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ना कि
ये जो ये क्रिएट किया जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके देखिए, यू विल सी द रियलिटी, बिकॉज आई हैव सीन ऑलरेडी। तो आप भी जाइए, यू विल सी दैट कितना ज़्यादा जो लोग हैं वो परचेसिंग पावर जो लोगों की बढ़ गई है। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया। कंटेस्टेड ग्रोथ रेट की बात करूँ पोस्ट कोविड-19, तो सम आर्ग्यूज ऑफ यूजिंग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAG बेस्ड ऑन द प्री कोविड-19 ईयर एज 2019-20. However, the article emphasizes the significance of year-over-year growth rates considering the impact of recovery from pandemic. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटेस्टेड ग्रोथ रेट जो है वो कोविड-19 के कारण कई जगह डिक्लाइन हो गई थी, बिकॉज वी ऑल आर स्टक इन ए लॉकडाउन। तो ऐसे में चीज़ें जो हैं उनका एक अचानक से बूस्ट अप होना ये काफ़ी मुश्किल था, बट इंडियन इकोनॉमी हैज़ डन इट वेरी वेल। और जैसे समय बीतता गया फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इसके बाद में नॉर्मलाइज हुई चीज़ें, तो उसके बाद में जो एक ईयर ओवर ईयर ग्रोथ था जो कि पोस्ट कोविड-19 जो चलता आ रहा था कि कैसे हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट कोविड-19 के बाद में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हुई है या फिर डिक्लाइन हुई है, ऐसा नहीं, बल्कि ईयर ओवर ईयर जो ग्रोथ है वो पोटेंशियली जितना पहला था पोस्ट कोविड-19, उसके बाद भी उसी रेट से या फिर मैं कहूँगा उससे ज़्यादा रेट से इंडियन इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। तो हम कहते हैं ना कि पोस्ट कोविड-19 के कारण इकोनॉमी को कुछ इम्पैक्ट हुआ है, तो इतना या फिर मैं कहूँगा इतना डीप लेवल पे इतना कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है, बिकॉज इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसका जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। इकोनॉमिक हिस्ट्री और चैलेंज की बात करूँ तो पोस्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 द इंडियन इकोनॉमी फेस चैलेंजेस लाइक अ फॉल इन द वर्ल्ड ट्रेड एंड बर्स्ट द डोमेस्टिक क्रेडिट बबल। दिस लेड टू लोअर इन्वेस्टमेंट रेट्स इन द सेकेंड डिकेड। अब 2007 या 8 की बात करूँ दोस्तों, तो वहाँ पर ग्लोबल क्राइसिस आ गए थे, बिकॉज इंडिया ने फेस किए थे काफ़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस, लाइक जो वर्ल्ड ट्रेड था उसका बर्स्ट होना, या फिर मात्र डोमेस्टिक क्रेडिट बबल जो है, या फिर क्रेडिट बबल मतलब कि जितना एक सरकार के पास एक जिस कहते हैं ना कि खजाना जो होता है या फिर सरकार के पास जो पैसा होता है उसकी काफ़ी कमी हो गई थी, बिकॉज इम्पोर्ट्स इतने ज़्यादा थे नहीं, एक्सपोर्ट हम लोग इतना ज़्यादा कर नहीं रहे थे। तो इसके कारण क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी कम हो गया था बाहरी देशों का, क्योंकि बिकॉज हम एज ए इंडियन तो आजकल इन्वेस्टिंग का ज़माना है, काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं अलग डिफरेंट चीज़ों में, बट उस समय पे यानी कि आज भी जो कई बड़ी सारी कंपनीज हैं या बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं। तो उस समय पे ऐसा कुछ खासा इन्वेस्टमेंट था नहीं बाहर के देशों से, तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही थी। बट स्टिल अभी का जो समय है या जिस सिनेरियो की बात करूँ तो अभी इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी राइज पे चल रही है, एंड जो बाहर के देश हैं या बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं कि कैसे वो इंडिया के अंदर और ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ा सके। द गवर्नमेंट मेजर्स सिंस 2014 द गवर्नमेंट implemented reforms including economic liberalization, the solving of bankruptcy code, demonetization and goods and service tax and corporate tax rate reduction in 2019। अभी दोस्तों आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि GST के कारण या डिमोनेटाइजेशन के कारण हमारे देश का इकोनॉमी जो है वो स्लो ही है, बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। अब जो गवर्नमेंट के जो 2014 में जो नई सरकार आई थी उसके बाद जो कुछ नए स्टेप्स लिए गए, जैसे कि GST इंक्लूड करना या बैंक या IBC कोड को इंडक्ट करना, या फिर जो जितनी भी ये डिमोनेटाइजेशन है इन सभी को इम्प्लीमेंट करना है, कॉर्पोरेट टैक्स का रिडक्शन है 2019 के अंदर। तो इन सभी के कारण एक मैक्रो लेवल पे नहीं बल्कि एक बिग पिक्चर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये सभी चीज़ें जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी की जो एक पॉजिटिव साइड है उसी की ओर इशारा कर रही हैं। बिकॉज ये सभी चीज़ें जब एक साथ इम्प्लीमेंट होती हैं या फिर धीरे धीरे इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई तो इसके कारण जो इंडियन इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बिकॉज उस समय पे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब लोगों को लगा था कि दिस वुड बी अ फेलियर, बट ऐसा नहीं हुआ। GST का भी लोगों ने ऐसा ही कहा था, बट जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों को पता चला कि ये सभी चीज़ें जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी कितनी फ़ायदेमंद रही। कैपेक्स एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बात दोस्तों 2022 के जो फाइनेंशियल ईयर था, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड लार्ज कॉर्पोरेट प्रोग्राम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रोज बाय 2024। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको भी काफ़ी इंकरेज किया टू इन्वेस्ट, एंड इसी कारण क्या हुआ कि 22.4% जो है वो फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर लगभग 22.4% का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर्स से जो है वो बढ़ा है। इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस की बात करूँ तो गवर्नमेंट फोकसेस और इंक्लूसिव ग्रोथ एज एविडेंट इन इनिशिएटिव्स लाइक सबका साथ सबका विकास, पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल वेलफेयर, स्किल्स डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर एम्फसाइज। तो ये सभी जो स्किल डेवलपमेंट है, रूरल वेलफेयर चीज़ें हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो है सभी चीज़ों पर इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस किया है, जिसके कारण हर स्पेयर से न कि सिर्फ एक एरिया से बल्कि ऑल ओवर जो ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिला है।
डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी। अब नीति आयोग की कुछ ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स जो है उनमें ये पता लगा है कि जो 13.5 करोड़ पीपल है escape poverty between 2015 to 2016 and 2019 to 2020 driven by improvements in rural areas। अभी जो अलग अलग प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया कि सबका साथ सबका विकास चीज़ें हैं, या फिर जो अलग अलग स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई, या फिर जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अलग अलग लोगों को बाथरूम्स वगैरह बना के दिए, या फिर घर बना के दी आवास योजना है। तो इसके कारण क्या हुआ क्या है कि लगभग 13.5 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी जो लाइन होती है उससे बाहर निकले हैं सिंस 2016। एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करूँ तो ये काफ़ी एफिशिएंट रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर हैज़ लेड टू अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई लाइफस्टेक प्रोडक्ट्स एंड फिशरीज। द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड बास्केट हैज़ इम्प्रूव्ड कंट्रीब्यूटिंग टू अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसे आपको पता है कि हमारा देश जो है वो शुगर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, फर्स्ट या सेकंड, आई डोंट थिंक सो, तो ऐसा कुछ फर्स्ट या सेकंड स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पे ही हमारा भारत देश शुगर एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर को लेकर बात करूँ, चाहे रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ, चाहे सिटीज़ में जो जितने भी इन्वेस्टमेंट होने हैं वो सभी इन सभी के कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिनके कारण जो किसान भी हैं या वेजिटेबल या फ्रूट्स के वेंडर्स हैं, इन सभी को एक फ़ायदा मिला है और इसके कारण ओवरऑल जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। अब देखा डियर फ्रेंड्स आपने कैसे ये सेकंड आर्टिकल है वो रिलेटेड था कि कैसे ओवरऑल जो ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की वो हुई है। अब इसके अंदर ये भी बताया गया कि कैसे एक स्फीयर है ना, जो मैं बात करता हूँ कि सिर्फ सिटीज़ ही की नहीं बल्कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, या फिर रूरल जो इलाका है वहाँ पे ग्रोथ की बात है, या मैं बात करूँ कोई भी ऐसा कोई फील्ड नहीं बाकी रहा है जहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई हो। तो ऐसे में जब ऑल डायमेंशन जब ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली हमें जो ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलती है, या फिर बात करूँ कि कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी वो थर्ड लार्जेस्ट बनेगी, तो इन्हीं कारणों के कारण एक जो IMF का जो एक प्रेडिक्शन है कि कैसे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट बन सकती है। तो ऐसे ही ये सब जब सभी स्फीयर्स के अंदर एक साथ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा तभी हमारा देश जो है वो एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के सामने आएगा। Now let's move to headlines। आज की हेडलाइंस चेकआउट कर लेते हैं। द US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन अराइव्स इन इंडिया फॉर 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग। अभी जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो USA के डिफेंस सेक्रेटरी हैं ऑस्टिन, ये इन्होंने भारत आए हैं, प्लस 2+2 मिनिस्टर डायलॉग है इसके लिए, यानी कि USA के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है इनके बीच में 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग होगा। पाक फायर्स किल्स BSF जवान, थर्ड सीज फायर वायलेशन सिंस October 17। अब पाकिस्तान ने जो है फिर दोबारा से चीज़ फायर जो है उसका वायलेशन किया है, और अभी इसके कारण हमारे जो 3 जो हमारे BSF के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं इस चीज़ फायर के अंदर। एंड इंडिगो पेरेंट टाइज अप विद आर्चर टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक टैक्सी टू इंडिया। अब इंडिगो जो है उन्होंने पेरेंट जो कंपनी है आर्चर उसके साथ में टाई अप किया है टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक टैक्सी इन इंडिया। एयरबस जो है फ्रांस की कंपनी पार्टनर्स किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ टू सेटअप मेंटेनेंस एंड रिपेयर यूनिट। अब क्योंकि एयरबस से काफ़ी ज़्यादा लगभग 250+ जो जेट्स हैं या फिर एरोप्लेन्स है वो इंडिया ने प्रोक्योर किए हैं, तो ऐसे में इनकी मेंटेनेंस के लिए इन्होंने हाथ मिलाया HAL के साथ टू मेंटेन एंड रिपेयर यूनिट्स टू इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो यदि आज की कुछ हेडलाइंस, सो या दैट्स इट, दैट्स रैप अप टुडेस एपिसोड ऑफ लॉ क्लासेस। अगर आप डियर फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। आपको कोई सवाल है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ डू कमेंट, डोंट हेजिटेट अबाउट इट। आपको जो भी लगता है कि आपको सजेशन आपको कुछ देना है, आपको कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क देम। एंड अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को दबा लीजिए। यू विल गेट द नोटिफिकेशन एवरी मॉर्निंग इन द 9 AM। मैं हर रोज़ 9 बजे वीडियो डालता हूँ तो आपको उस टाइम में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड या दैट्स इट, दिस इज रूपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, इन द पीस आउट।